अच्छा जी, ये मैंने आपको कहा था ऑप्शनल है, लेने आपने ये ले लें, लेक्चर नहीं लेना ना लें। सवाल देख लें इसमें जो मैं करवाने लगा हूँ। IFRS 9 निकालें। जी पेज नंबर 658। ऑन यकम जनवरी 2001 अजीब आंका हैज फॉलोइंग कैपिटल एंड रिजर्व बैलेंसेस। साल के शुरू में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑन यकम जनवरी एन इशू ऑफ, यार ये मिटाओ और ये इसी भी चलाओ, आके ये वाला चला दो। एन इशू ऑफ 8 लाख 1 लाख 8%। ये 8% कूपन रेट होगा या इफेक्टिव रेट होगा? कूपन। एन इशू ऑफ रुपीज 1 लाख। रुपीज 1 लाख फेस वैल्यू होगी या क्वांटिटी होगी? फेस वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी? रुपीज लिखा हुआ है ना साथ, तो फिर फेस वैल्यू है। तो 1 लाख फेस वैल्यू हो गई, 8% रुपीज 1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आप बता दें जी व्हाट इज द फेस वैल्यू? एक लाख। इसके बाद एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। इशू प्राइस कलर्स यूज करूं या परचेज प्राइस का? जल्दी बताएं। इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इशू प्राइस बताएं जी। 1 लाख ज़रब 60% ऑफ 1 लाख, 1,60,000। इशू कॉस्ट आर 2237। रिडेम्पशन इज एट 100%। रिडेम्पशन बताएं, रिडेम्पशन इज एट 100%। 2 लाख। प्रीमियम, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम ऐड होता है हर सूरत में। द इफेक्टिव रेट इज 9.5%। चलें जी, प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अब आप मुझे बता दें जो टेबल बनेगा वो किस तरह बनेगा। बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को किस पे रखा जाता है? अमोर्टाइज कॉस्ट। बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को किस पे रखा जाता है? अमोर्टाइज कॉस्ट। ये तीनों फिगर्स आसान थी, ये हमारी निकल आई। डेट, इफेक्टिव रेट, coupon rate at the rate of 8% on face value of 1 lakh. Balance. What is the issue price? What is issue price? What is transaction cost? 1,60,000 minus 2237. जी 1563। थोड़ा थोड़ा याद आ गया? अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 31 दिसंबर जी, फेस वैल्यू 1 लाख, कूपन रेट 1 लाख इंटू 8%, 8,000। 1,55763 मल्टीप्लाइड बाय 9.5%, 14,987। कैरी डाउन 4,750 तो नहीं होगा, 3 माइनस 0 है, ठीक है। चलें जी, इसकी एंट्रीज। कैश डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1,57763। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट 14,987। फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट 8,000। आगे इशू ऑफ 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 1.3 पर शेयर। इशू कॉस्ट पर 20,000। तो ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं 1.3 पर शेयर के एतबार से। फेस वैल्यू ऊपर 1 दी हुई है। ऑर्डिनरी शेयर इशू करने की एंट्री, शेयर इशू करने की एंट्री जी, कितने शेयर्स? 3 लाख ज़रब 1,390,000। और ये आसान सी फिगर है, 3 लाख
और 0.3 से मल्टीप्लाई करके 90,000। एक चीज़ करवा रहा हूँ इसके साथ, जिसके लिए ये सवाल करवाया है। शेयर प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस कितना है इस वक्त? नहीं, ओपनिंग 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 कितना है? 2 लाख। इंक्रीज कितनी आई इस एंट्री की वजह से? ओपनिंग कितना था? 2 लाख। और क्रेडिट कितना पड़ा? 90,000। तो क्लोजिंग 290। शेयर प्रीमियम अकाउंट में 290 का बैलेंस पड़ा। ये चीज शो किस लिए करवानी है? जरा अगली एंट्री देखो, इशू कॉस्ट फॉर 20,000। तो लिखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयर इशू करने पर शेयर प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करेंगे, अगर ना हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयर इशू करने पर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयर इशू करने पर, शेयर इशू करने पर, फाइनल अकाउंट वाला जो टॉपिक है, शेयर इशू करने पर शेयर प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करेंगे, अगर ना हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग में। हाँ, कंपनी लॉ में थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है कुछ। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट करेंगे, अगर ना हुआ शेयर प्रीमियम में बैलेंस तो रिटेन्ड अर्निंग में। आप बता दें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 20,000। क्या शेयर प्रीमियम अकाउंट में 20,000 से बहुत ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है? ऑलरेडी 2,90,000। तो बस फिर डेबिट कर दें। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। शेयर इशू करने पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप पहले कोशिश करेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करने की, अगर उसमें बैलेंस खत्म हो गया तो रिटेन्ड अर्निंग में। नहीं, ये नहीं करवाया हुआ पहले, शायद FR 1 में किया हो कि नहीं किया हुआ। अच्छा चलो, जो भी है हो गया। नेक्स्ट 1 for 4 बोनस। पहले तो आते नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑलरेडी हमारे पास? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 1 मिलियन ये वाले और 3 लाख ये वाले, तो 1 मिलियन प्लस 3 लाख न्यू शेयर्स। इस वक्त कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 13 लाख शेयर्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें ₹1 से, नहीं एक मिनट, तो ₹13 लाख का हमारा शेयर कैपिटल है। बोनस शेयर्स में हमारे पास क्वांटिटी है 1 मिलियन ओपनिंग की, नए शेयर इशू की है 3 लाख, क्वांटिटी 13 लाख। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, प्राइस भी वही आ गई। एक फॉर 4 का मतलब लिखें 1 डिवाइडेड बाय 4, 25% बोनस शेयर इशू किए हैं, 25% बोनस शेयर इशू किए हैं बाय फर्स्ट यूटिलाइजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट। वरना इसकी एंट्री भी हम रिटेन्ड अर्निंग में करते, बोनस शेयर की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग में कर दीजिएगा। कहते हैं बाय फर्स्ट यूजिंग शेयर प्रीमियम अकाउंट। एक बात याद रखिएगा, जब भी बोनस शेयर इशू हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होना ही होना है। अब डेबिट क्या होना है ये देख लें, शेयर कैपिटल क्रेडिट होना ही होना है। डेबिट या होना है RE या शेयर प्रीमियम, ये लिख लें। जब भी शेयर इश्यू होंगे शेयर कैपिटल क्रेडिट होना ही होना है। फड्डा किस में है? क्रेडिट में या डेबिट में? डेबिट में। तो डेबिट में अब वैसे लिखें सवाल साइलेंट होता तो हम रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर देते। ये तो बोनस शेयर है ना, ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। सवाल हाँ वो मैं भी देखता हूं। सवाल साइलेंट होता तो हम रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर देते। अगर सवाल साइलेंट है और शेयर प्रीमियम खत्म करने को नहीं कह रहा तो आप यही एंट्री करो, शेयर प्रीमियम मत खत्म करो, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट।
लेकिन अगर सवाल कह रहे पहले शेयर प्रीमियम खत्म करो, फिर करो। आप पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट कर लें, वो आसान एंट्री कर लें। जगह मेरे पास नहीं है, इधर ऊपर आके करता हूं। शेयर कैपिटल, इसका आसान तरीका सुने, बस 13 लाख पे 25% लगा दें। डिविडेंड के लिए आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, कैपिटल पकड़ के उस पर परसेंटेज लगा दें, कंसोलिडेशन वाला काम करें। कैपिटल पकड़े मैंने, क्वांटिटी नहीं पकड़ी, इस पे परसेंटेज लगा दें। कितने परसेंट डिविडेंड बांटा है? 25%। अच्छा, अब इस एंट्री के बाद शेयर प्रीमियम में क्रेडिट कितना पड़ा था ऑलरेडी, डेबिट कितना पड़ा, तो क्रेडिट कितना पड़ा रह गया, 270। अब शेयर प्रीमियम को फर्स्ट यूज करें, प्रायोरिटी शेयर प्रीमियम को दें। शेयर प्रीमियम डेबिट कितने से, और बैलेंसिंग 55,000। ये तो FR 1 की एंट्रीज हैं, ये वाली, और ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। बस ये एक नई एंट्री, ये भी शेयर इशू करने वाली एंट्री तो आसान सी है, ये शायद नई एंट्री, बस और क्या। अच्छा, प्रिपेयर एलिमेंट अकाउंटिंग एंट्रीज वो हो गई। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। अच्छा जी, बैलेंस शीट में फाइनल फिगर्स क्या आ जाएंगी? एक और अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, डेट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स / फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट। इसकी बजाय ये वाला कैरी डाउन भी उठाया जा सकता है, 164,750। 164,750 फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक मिनट पहले जरा देख लें। उसके बाद खर्चे बढ़ने से अर्निंग कम होगी, खर्चे बढ़ने से, गलत अर्निंग दी हुई है ना, वैसे तो इस साल का प्रॉफिट सही होना चाहिए था, लेकिन आ रही हुई उसने दी हुई है। खर्चे बढ़ने से इस साल का प्रॉफिट कितना है? ओपनिंग आ रही है ना, ओपनिंग आ रही है तो पैट जमा करना पड़ेगा। वर्किंग 6 जहन में लाएं, कंसोलिडेशन वाली वैसे ही कह रहा हूं। ओपनिंग आ रही है ना 1 जनवरी की, तो खाली इसमें एडजस्टमेंट तो नहीं पोस्ट करनी, प्रॉफिट भी डालना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स इज एज फॉलोज। तो वर्किंग 6 जहन में लाएं, ओपनिंग आ रही प्लस पैट, और उसमें गलती सही करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बुक करें माइनस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं सॉरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 14987 माइनस 14987। इसके बाद शेयर कैपिटल 3 लाख और 3,25,000, जमा 3 लाख जमा 3,25,000। शेयर प्रीमियम जमा 90 माइनस 20 जमा 300 सॉरी माइनस 270। इग्नोर, जीरो ही आना है बैलेंस में से। जमा जमा 90 माइनस 20 माइनस 270, जमा 90 माइनस 20 माइनस 270।
तो ये चार चीज़ें आ जाएंगी 164,750, एक ये आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये खुद निकाल लीजिएगा। तो ये एडजस्टमेंट्स पोस्ट होंगी। रिटेन अर्निंग में हाँ रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है 55 से, बचा लायक है -55,000। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है 164,750। सो इट विल बी फाइनल पिक्चर। चलो जी, वो फाइनल अकाउंट का सवाल है, एक दो एंट्रीज बस उसकी करनी है, बाकी तो कोई नहीं। पेज नंबर हाँ जी, मूनलाइट वाला 653। पॉज करो। अच्छा जी, फॉलोइंग एज अ समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ मूनलाइट। इसमें जी ऑन 31 मार्च 15 MPL मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड। तो डिवाइड करें 1/6, जैसे अभी किया था 1/4, तो 16.6667% बोनस शेयर इशू हुए हैं ऑन 31 मार्च 15। MPL मेड अ बोनस इशू of 1 share for every 6 held. The issue has not been recorded in the books of accounts. शेयर कैपिटल का बैलेंस देखें कितना है। शेयर कैपिटल का बैलेंस भाई ये कैसे पता चलता है कौन से अकाउंट्स ओपनिंग है? देखो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का अकाउंट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट, ये आमतौर पे ओपनिंग होते हैं। और अगर डेफर्ड टैक्स के साथ ओपनिंग ना भी लिखा हो, नीचे टैक्स वगैरह के रेट दिए हों, तो इसका मतलब है फिर ये ओपनिंग है, हमें क्लोजिंग खुद निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर डेप्शन के साथ ओपनिंग ना लिखा हो लेकिन नीचे डेप्शन के रेट वगैरह दिए हों, तो फिर हमें डेप्शन खुद निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब है वो ओपनिंग बैलेंस है। अगर ट्रायल में डेप्शन एक्सपेंस भी आ रहा है, अकम्युलेशन भी आ रही है, तो फिर तो वो क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करें शेयर कैपिटल से 1200 रुपीज़, 1200 मिलियन जी। क्या आ गया? 200। एंट्री बताएं। ये एंट्री डायरेक्ट होगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। क्या एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, डायरेक्ट स्टेटमेंट, ना P&L में जाएगी ना बैलेंस शीट में। ओके नेक्स्ट, राइट शेयर्स वर इशूड ऑन यकम सितंबर। उसके बाद राइट शेयर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर दिए जाते हैं पैसों के अगेंस्ट, मुफ्त में नहीं। राइट शेयर इशू करने की एंट्री अभी हमने की है, इसको कहते हैं राइट शेयर इशू करना। कैश डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, जो कंसोलिडेशन में हम जैसे सऊदी किंग को इशू करते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, लेकिन वो राइट नहीं होते थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो ओल्ड ओनर्स को दिए जा रहे होते थे सब्सिडरी के। जी एंट्री बताएं ओरिजिनल। कैश डेबिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कैश कितने से? शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम 2 से। डन। आप बता दें कितने शेयर इशू हुए? नहीं, शेयर कैपिटल तो ऑर्गेनाइजेशन का, एक कोई चीज़ आ रही है एक ट्रायल में, देखें
रिसीव्ड की अमाउंट आ रही है सवाल में, रिसीव्ड की। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड कितनी है जरा देखें, रिसीव्ड कितनी है 420। कुछ कर सकते हैं रिवर्स वर्किंग? एक्सेलेंट, ये जरा बहुत से लोगों ने निकाल लिया, रियली अप्रिशिएट। कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? 420। असल में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है उसने, रिसीव्ड, राइट मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी रिसीव्ड कैश है, तो ज़रब बैलेंसिंग 420 मिलियन चिड़ियाघर में इकट्ठा हुआ। अगर हर टिकट 12 की दें तो कितनी टिकटें इशू की? 35 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए, ये बैलेंसिंग आया। लेकिन अगली भी एंट्रीज हो सकती हैं। जरा 35 रिसीव्ड लिखा हुआ ना यार, बस रिसीव्ड, पूरे रिसीव्ड से मुराद ये नहीं कि शेयर कैपिटल वाली अमाउंट होगी, रिसीव्ड। अब इस एंट्री में ढूंढो रिसीव्ड किधर है, तो आप कुछ हो नहीं सकता ना। ये एंट्री अकाउंटेंट भूल गया होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये पिछली एंट्री के साथ लिखा होता इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। और कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूल भी नहीं सकता। सोचें रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी? रॉन्ग एंट्री, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये कोई अकाउंट होता ही नहीं, लेकिन इस अकाउंट में क्रेडिट, एक बार याद रखिएगा, कैश आपको कैश अकाउंट में नजर नहीं आ सकता। द रीजन इसके कैश तो रोजाना प्लस माइनस होता है, लेकिन अगर किसी एंट्री ने किसी नए अकाउंट को हिट किया है, वो अकाउंट अपने असरात छोड़ जाएगा। क्या मुझे ट्रायल की क्रेडिट साइड पर ये अकाउंट ऑलरेडी नजर आ रहा है? ट्रायल की क्रेडिट साइड पर इट मींस के अकाउंटेंट ने, देखें कुछ चीजें होती हैं सवाल के फेस से पता, ट्रायल के मुंह से पता चल जाती हैं। अगर ट्रायल में नजर आ रहा है राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब है कि अकाउंटेंट ने इसको क्रेडिट किया। अगर ट्रायल में राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का टी काउंट नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पर, तो इसका मतलब है अकाउंटेंट ने इसको क्रेडिट किया। तो डेबिट किससे किया होगा? सवाल नहीं बता रहा, कैश को किया होगा। अब एंट्री क्या करें? राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। ये एंट्री इस तरह होगी, राइट सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। ये अकाउंट किताबों से खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इक्विटी अकाउंट नहीं है, इसकी जगह इक्विटी बुक होनी चाहिए थी। कितने से? कितने से? 350 से। और शेयर प्रीमियम नया अकाउंट ओपन होना चाहिए था, कितने से? 70 से। लेकिन ये हम स्टेटमेंट चेन इक्विटी के फेस पे जाके करेंगे। कैश तो नहीं आएगा ना, कैश तो, कैश की एंट्री कभी रेक्टिफाइंग में नहीं लेके जाना कि कैश को भी रेक्टिफाइंग में लेके जाएं। ओके, इसके बाद एक एडजस्टमेंट थी प्लांट की डिप्रिसिएशन की पॉइंट 3 में। पॉइंट 1 था लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 11। द कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज 600 ऑन यकम जनवरी। अ प्रोफेशनल वैल्यूअर वैल्यूड दैम एट 1840 विद नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड। तो लैंड की कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल 2600 है। 2600 में बिल्डिंग की कॉस्ट 2000। तो रिवैल्यूएशन कब हो रही है? ऑन यकम जनवरी, साल के पहले दिन। तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू निकाल लेनी थी। कैसे बिल्डिंग की बुक वैल्यू निकालनी थी? 2000 माइनस 400। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 1600। 1600 को पकड़ना था और 1600 को पकड़ के आपने 1840 से कंपेयर कर देना था।
और उसके बाद डेप्रिशिएट करना था। इसमें पहले फर्स्ट रीवैल्यू होगा, देन डेप्रिशिएट होगा, और जब डेप्रिशिएट बाद में होगा तो फिर सरप्लस रिटेन अर्निंग में भी शिफ्ट होगा। तो वो रिवैल्यूएशन की नॉर्मल सी एडजस्टमेंट हुई भी है, वो आपने देख लेनी है। अच्छा, लाइफ बताएं डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्या लेनी थी। एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन वाज 20। एक्सेलेंट, 16 लेंगे। वाई 2000 को अगर मैं डिवाइड करूं 20 से तो एक साल की डेप्रिसिएशन 100, तो साल के शुरू में ये कितने साल इस्तेमाल हो चुके हैं? 4 साल। तो 400 डिवाइडेड बाय 400 सारे सालों की डेप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाइड बाय एक साल की डेप्रिसिएशन, तो 4 सालों की डेप्रिसिएशन निकल चुकी है। तो 20 माइनस 4, 16 साल रह गए। यहां से भी निकल आता है कि यकम जनवरी 11 को खरीदा था, लेकिन मुश्किल तरीके से निकालना ज़्यादा बेहतर है ताकि वो याद रहे हमें अगर कभी पेपर में आ जाए। नहीं, अब उसने डिस्क्लोजर मांगा ही नहीं, उसने सिर्फ ये कहा है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग, बैलेंस शीट हो, कंपैरेटिव एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह की बातें ना करो। टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग, अच्छा ये कोई ऐसी ये ऐसे टफ सी एडजस्टमेंट है, इसको छोड़े परे, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आधी पिछादी ये भी सही होगी थी बच्चों की। ऐसे ही हर सवाल में कोई ना कोई एक पंगा होता है, उसकी वजह से हम नॉर्मल सवाल को कहलाएं। टैक्स चार्ज फॉर करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट इज 37। ये कौन सा टैक्स होता है? करंट टैक्स। जो एस्टीमेट जिसके साथ लिखा होता है ना, ये करंट टैक्स होता है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सीटी डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट लॉस यूज कीजिएगा, पेपर में अब आप बड़े हो गए हैं। 37 प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटीज में एक लाइन आइटम आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 37 से। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि डीटीएल का बैलेंस कितना आ रहा है ओपनिंग। डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? लाइबिलिटी या एसेट? लाइबिलिटी आ रहा है कितना? 22। यकम जनवरी 15, ब्रॉड डाउन 22। द टाइमिंग डिफरेंसेस आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय, टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं टेम्परेरी डिफरेंसेस, परमानेंट वाले नहीं। The temporary differences related to tax are estimated to increase by 80 over the last year. ये कैरिड ऑन नहीं है। पहले आपको निकालना पड़ेगा यहां पर बैलेंसिंग, इसका नाम क्या है? DTL। तो इसके बाप का नाम, इस TTD को कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस या टेम्परेरी डिफरेंस। ये बताएं आप ओपनिंग कितना है? 22 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 100, 62.86। द टाइमिंग डिफरेंसेस आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80। क्या बढ़ा है? 22 बढ़ा है या 62 बढ़ा है? इसका मतलब है कि 62.86, नहीं यार वो ना यहाँ कुछ ना करना, इंक्रीज बाय इतने, एक ये तरीका था 80 इंटू 35%। इसके साथ तो लिखा हुआ ना ये ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, ओवर लास्ट ईयर, हाँ परसेंटेज लगा के डीटी निकाल सकते हो, लेकिन वो तब निकाल सकते हो जब इस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट ना हो सवाल में। अगर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की एडजस्टमेंट है तो उसका भी डेफर्ड टैक्स में इंपैक्ट जाना है, इस वजह से डीटी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब आपने करना क्या है, इस एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई। असल में इस एडजस्टमेंट ने भी अपना रोल प्ले करना है, इसलिए डायरेक्ट डीटी ना निकालना, वो रिस्की हो जाएगा। इस एडजस्टमेंट का भी इंपैक्ट आना है, वो आप लोगों ने खुद देख लेना है। इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आना है, जैसे पास पेपर क्वेश्चन 11 में किया था। आप बता दें टाइमिंग डिफरेंसेस कितने से बढ़ रहे हैं? 80 से 140.2.
86। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसका बेटा आ जाए 50। अब 61 वाली जब फिगर डालेंगे तो फिर dt क्या आ जाएगा, ऐसे जितने से भी बड़ा था, चलो वो देख लेना, मैंने बस ये कैरी डाउन निकालने का तरीका बताना था। ठीक है जी, इंशाल्लाह सिलेबस ओवर हुआ, आधा घंटा इंशाल्लाह हम मिलेंगे ऑन जुमा। अल्लाह हाफिज।